नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजनीतिक विज्ञान, और राजनीति विज्ञान की ये क्लास नंबर 2 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे भारत में संवैधानिक विकास। वैसे क्लास नंबर 1 जो पार्ट नंबर 1 रहा था वो भी हमारे भारत में संवैधानिक विकास था, लेकिन जो भारत में संवैधानिक विकास है वो 1 नंबर क्लास में हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो बचा हुआ भाग आज की क्लास में पार्ट नंबर 2 के अंदर हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर पार्ट 1 की हम बात करें तो हमने शुरू किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया था, उस तक का हमने देख लिया था पार्ट 1 में। और पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। मित्रों, अभी तक अगर आपने क्लास नंबर 1 अटेंड नहीं की है तो वो भी आप क्लास नंबर 1 जरूर अटेंड करें और अपने नोट्स बनाते जाइए। अगर पीडीएफ से अगर आपको नोट्स बनाना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, और वहां पर स्टोर के अंदर आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट का कोर्स है, उनकी पीडीएफ में मिल जाएगी दोस्तों। अभी तक जिन मित्रों ने लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक और शेयर कर दे सभी मित्र। जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर फेस्ट सेकंड ग्रेड का पेपर फेस्ट इसी प्रकार से संपूर्ण पेपर फेस्ट यहां पर आपको करवाया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास में और शुरू करते हैं 1909 का अधिनियम दोस्तों। 1909 का अधिनियम समझिए मित्रों, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन एग्जामों में बनकर आए हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, और इतना अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा नहीं दोस्तों। 1909 का अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आता है। कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी। केंद्रीय विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या 16 और अधिकतम 60 करने का प्रावधान बनाया। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो द्विसदनात्मक किया गया था, उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई 1909 के अधिनियम के द्वारा। जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 16 यानी 16 से कम नहीं, और अधिकतम 60 यानी 60 से अधिक नहीं करने का प्रावधान है, वो 1909 का अधिनियम लेकर आया दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। कितने संख्या है वो इसके अंदर की गई है वो आपको याद रखनी है। आगे देखिए मित्रों, आगे भारतीय सदन सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। जो भारतीय सदस्य थे वो पहले क्या था कि जो पहले नियम आए थे, जैसे कि हमारा भारत परिषद 1892 का है या भारत परिषद अधिनियम 1861 का है, उनके अंदर क्या था कि जो भारतीय सदस्य थे वो सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दे थे या फिर पूरक प्रश्न, ये 2 प्रकार के प्रश्न है वो नहीं पूछ सकते थे। लेकिन 1909 के अधिनियम में यह प्रावधान लाया गया कि भारतीय सदस्य भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये दोस्तों। आगे देखिए, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए, जिसका अर्थ होता है मुस्लिम वर्ग के मतदाता द्वारा चुना जाएगा, जिससे धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम में पृथककरण की भावना विकसित की गई और पृथक पाकिस्तान का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। क्या किया गया इसके अंदर कि जो पहली बार भारत के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया कि मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल और पृथक मताधिकार प्रदान कर सांप्रदायिक का बीज बोया गया। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों। इससे ही जो अलग पाकिस्तान है उसकी जो अलग पाकिस्तान बनाने की बीज है वो यहां से बोना शुरू हो गया था दोस्तों। तो याद रखना है कि जो मुस्लिम यानी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन से अधिनियम में दिए गए हैं? 1909 के अधिनियम में दिए गए हैं। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए, गवर्नर जनरल तथा वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य लॉर्ड MP सिन्हा को स्थान दिया गया। पहले जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसके अंदर कोई भारतीय सदस्य नहीं था, लेकिन 1909 के अधिनियम के बाद एक सदस्य उसकी कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य भी
नियुक्त किया गया। और पहले भारतीय सदस्य जो नियुक्त किए गए वो थे एमपी सिन्हा। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना इसको। लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम को उदारवादी व्यवस्था का क्रमिक चरण माना है। किसने माना है? लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने इस जो अधिनियम है 1909 का अधिनियम, इसको उदारवादी व्यवस्था का क्रमिक चरण, तो उदारवादी व्यवस्था का क्रमिक चरण 1909 के अधिनियम को किसने माना? लॉर्ड मिंटो ने माना है। दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि जो है मुस्लिमों और हिंदुओं के मध्य अलग अलग निर्वाचन। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि मुस्लिमों को प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिए गए, प्रत्यक्ष मताधिकार प्रदान किए गए। मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन रहेगा? लॉर्ड मिंटो रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना। और ये कौन से अधिनियम से आया है? भारत परिषद अधिनियम या 1909 का अधिनियम है। यहां पे देखिए मिंटो का एक कथन भी है, हमने एक ऐसा विश्व वृक्ष बो दिया है जिसके फल भविष्य में अति कड़वे होंगे। जब यह 1909 का अधिनियम आया था उस समय लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हमने एक ऐसा विश्व वृक्ष बो दिया है। विश्व वृक्ष मतलब उन्होंने मुसलमानों को प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल क्षेत्र दे दिए और निर्वाचन भी, उनका जो मताधिकार है वो भी क्या कर दिया? प्रत्यक्ष कर दिया। तो ये क्या था? एक विश्व वृक्ष है वो बो दिया है जिसके फल भविष्य में अत्य कड़वे होंगे। मतलब भारत का बंटवारा तय कर दिया था उस समय उन्होंने। ये चीज आपको याद रखनी है। अर्थात भारत विभाजन का जिम्मेदार 1909 का अधिनियम माना जाता है। जो भारत का विभाजन हुआ, अलग पाकिस्तान बना, इसका जिम्मेदार अगर हम कहें तो वो 1909 का अधिनियम ही था। दोस्तों यह है 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। और मित्रों याद रखना इसको ही कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आया हुआ क्वेश्चन अभी बता रहा हूं। 1909 के अधिनियम के आगे हम चलें तो आता है मित्रों हमारे 1919 का अधिनियम। देखिए मित्रों अब देखते हैं हम 1919 का अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसको कहा जाता है? 1919 के नियम को, 1919 के अधिनियम को भारतीय शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसी को कहा जाता है दोस्तों। जिसकी घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को। कब हुई थी इसकी घोषणा? 20 अगस्त 1917 को। इस अधिनियम में सबसे अच्छी प्रस्तावना का निर्माण किया गया जिसमें उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। जो उत्तरदायी शासन की मांग भारत में हो रही थी उस शब्द का प्रयोग पहली बार 1919 के अधिनियम में किया गया है मित्रों। बहुत अच्छी बात थी ये। देखिए मित्रों आगे देखिए, भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया गया जिसमें एक सदन केंद्रीय विधानसभा और दूसरा सदन राज्य परिषद बनाया गया। यहां से हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है मित्रों। देखिए पहला क्वेश्चन तो 1919 का अन्य नाम, इससे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब मित्रों यहां से यह क्वेश्चन बन सकता है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब, इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई है 20 अगस्त 1917 को, जबकि इसको 1919 का अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है इसमें सबसे अच्छी प्रस्तावना थी क्योंकि इसके अंदर उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। दोस्तों कोई सा भी अधिनियम उठाकर देख लो आपको नहीं मिलेगा, इसमें ही मिलेगा। आगे देखिए, भारत के अंदर द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका का निर्माण 1919 के अधिनियम में हुआ। इसमें 2 सदन बनाए गए। पहला सदन, एक सदन था केंद्रीय विधानसभा और दूसरा सदन था राज्य परिषद। अब इनके बारे में देखते हैं कि कौन से कितने सदस्य संख्या इनके अंदर रखी गई दोस्तों। तो चलते हैं नीचे, यहां पे देखिए मित्रों नोट लगाकर लिखा गया है
भारत में 1861 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यह संस्था 1919 में 2 सदनों में बदली। 1861 का जो अधिनियम हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि भारत के अंदर केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी 1861 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन मित्रों 1919 का जो अधिनियम आया उसमें जो ये यहां पर केंद्रीय विधान परिषद थी इसको 2 सदनों में बदला गया। एक था केंद्रीय विधानसभा और दूसरा था राज्य परिषद। अब मित्रों यहां पे केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य, राज्य परिषद के अंदर कितने सदस्य रखे गए? 60 सदस्य रखे गए। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। अब मित्रों यहां पे एक जो केंद्रीय विधानसभा थी उसके अंदर गैर सरकारी 41 और सरकारी 104 सदस्य। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, सरकारी उनमें से 34 और गैर सरकारी उनमें 26 सदस्य रखे गए। बात करें केंद्रीय विधानसभा के कार्यकाल की तो 3 वर्ष रखा गया और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। हर एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों जो केंद्रीय विधानसभा है इसको प्रथम सदन या निम्न सदन कहा गया। राज्य परिषद को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा गया। एक बार फिर देख ले, भारत के अंदर 1861 में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई, लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा जिसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई, उसके द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद है उसकी जगह द्विसदन यानी 2 सदनों की व्यवस्था की गई। उसमें पहला सदन था केंद्रीय विधानसभा, दूसरा सदन था उसके अंदर राज्य परिषद। केंद्रीय विधान परिषद के अंदर 145 सदस्य, राज्य परिषद में 60 सदस्य। यहां पर बात करें कि केंद्रीय विधानसभा के अंदर गैर सरकारी सदस्य कितने थे और सरकारी कितने थे? गैर सरकारी 41, सरकारी 104 सदस्य। राज्य परिषद के अंदर सरकारी 34 और गैर सरकारी 26। बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा के कार्यकाल की तो 3 वर्ष थे और राज्य परिषद का 5 वर्ष था। केंद्रीय विधानसभा को प्रथम या निम्न सदन कहते हैं और राज्य परिषद को उच्च या द्वितीय सदन कहा गया। दोस्तों आगे देखिए, आगे है मित्रों, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई जिसमें विषयों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। अब क्या है कि जो प्रांत थे, प्रांतों के अंदर भी क्या कर दी गई? द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई या प्रारंभ की गई। जो विषय है उनको 2 भागों में बांट दिया, एक आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित यानी अनारक्षित। 2 जो विषय थे उनको 2 भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित। अब देखिए मित्रों, आराम से पढ़िए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनकर आएंगे। इन विषयों की संख्या, जो विषय थे प्रांतों के अंदर वो कुल विषय थे 51। जो विषयों की संख्या थी वो कितनी थी मित्रों? 51 थी यहां से। अब मित्रों जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय है, आरक्षित विषय उनमें से थे 29, तो हस्तांतरित विषय कितने बच गए? 22। कुल विषय 51, आरक्षित विषय 29, हस्तांतरित विषय कितने? 22। अब मित्रों जो आरक्षित विषय थे 29, जिस पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य कानूनों का निर्माण कर सकते थे। जो आरक्षित विषय थे उन पर गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी वो ही कानून बनाती थी। अब इसमें कौन कौन से विषय थे ये देखिए। इसमें रक्षा, प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, वित्त, आदिवासी जनजाति, सिंचाई आदि शामिल थे मित्रों। मतलब जो जो मुख्य विषय हैं वो किस में रख दिए गए? आरक्षित के अंदर। वहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी ही कानून बना सकती थी। ये 29 विषय थे। बात करते हैं हस्तांतरित विषयों की तो इनकी संख्या थी 22। इन पर कानून निर्माण की शक्ति गवर्नर और भारतीय मंत्रिमंडलों की थी। जो हस्तांतरित विषय थे इन पर अगर कानून बनाना है तो या तो गवर्नर बनाएगा या भारतीय मंत्रिमंडल बनाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें अपेक्षाकृत कमजोर विषय रखे गए, जैसे पर्यटन है, पुलिस है, कृषि है,
देशी स्वास्थ्य है, मत्स्य पालन है तथा स्थानीय शासन। ये विषय है जो किसमें रखे गए, हस्तांतरित विषय। ये कमजोर विषय, अपेक्षाकृत क्या है, कमजोर विषय है ये। और जो अच्छे विषय, टॉप के विषय हैं, वो किसमें रख दिए गए, आरक्षित के अंदर रख दिए गए। ये सभी विषय तभी कानून का रूप ग्रहण कर सकते थे जब गवर्नर इन्हें अनुमति प्रदान करे। भारतीय मंत्रिमंडल अगर कोई कानून बनाती है इन विषयों पर और कानून बनाएगा, कानून बनाने के बाद अगर गवर्नर उस पर अपनी सहमति देता है तभी ये कानून बनते थे। मतलब यहां पर भी भारतीय मंत्रिमंडल का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए मित्रों, आगे है यहां पे गवर्नर के कानून को गवर्नर जनरल वाइसराय रोक सकता था। अब मित्रों भारतीय मंत्रिमंडल है, भारतीय जो मंत्रिपरिषद है, वो अगर कोई कानून बनाकर लाती है, अब वो कानून बनाकर लाएगी और उस पर गवर्नर ने क्या कर दी, सहमति दे दी, तो गवर्नर जनरल जो वाइसराय है उसको रोक सकता था। जो वीटो पावर है वो आया था इस समय मित्रों। गवर्नर को वीटो शक्ति 1919 के अधिनियम में प्रदान की गई। जो वीटो शक्ति है, वाइसराय की वीटो शक्ति है, वो आई थी 1919 के अधिनियम से, जो हम पढ़ रहे हैं इसी अधिनियम के द्वारा। दोस्तों आगे देखिए, भारत में 8 प्रांतों में प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना की गई। भारत के अंदर 8 प्रांत थे जहां पर क्या की गई, प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना, यानी कि राज्य विधान परिषद, वर्तमान में राज्य है ना, उस प्रकार से। ये 8 प्रांत कौन कौन से थे, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 तो याद ही रखने हैं आपको, ये तो हर जगह मिलेंगे। आगे देखिए, पंजाब, असम, संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी, मध्य प्रांत वर्तमान एमपी, बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही थे दोस्तों। तो ये 8 प्रांत है जहां पर विधान परिषदों की क्या की गई, स्थापना की गई। दोस्तों आगे चलते हैं, भारत में प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए एफपीएससी की स्थापना का प्रावधान। जो प्रशासनिक सेवाएं उनमें भर्ती होती थी और भर्ती का अधिनियम पहले ही आ चुका था चार्टर एक्ट के द्वारा, उसमें मित्रों यहां पर क्या कर दिया गया, उनकी भर्ती के लिए एक एजेंसी एफपीएससी की स्थापना की गई। अब यहां पे देखिए, 1923 में फर्नहम ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को दिल्ली में एफपीएससी की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष सर रोस बनाए गए तथा इनके साथ 4 सहयोगी सदस्य थे। मतलब जो एफपीएससी समिति बनी है, इसकी स्थापना हुई है, यह हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को दिल्ली में। किसकी सिफारिशों के आधार पर, कौन से आयोग की सिफारिशों के आधार पर, फर्नहम ली की आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पर। एफपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे सर रोस, और अध्यक्ष के अलावा 4 सहयोगी सदस्य भी इसमें बनाए गए। 1935 में प्रांत एवं राज्यों में लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान बनाया गया। रियासती क्षेत्र इससे अलग रहे। तो जो प्रांत और राज्य हैं वहां पर 1935 के अंदर एफपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लेकिन जो रियासती क्षेत्र थे जहां पर राजाओं का शासन था वहां को इनसे अलग रखा गया। राजाओं और नरेशों से वार्ता के लिए एक नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान। अब मित्रों इसके बाद क्या किया गया, जो राजा थे, जो नरेश थे, जो रियासती विभाग थे, वहां पर उन राजाओं नरेशों से बात करने के लिए नरेश मंडल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई थी 8 फरवरी 1921 को। मित्रों देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से वाइसराय, गवर्नर जनरल, भारत सचिव और उसकी परिषद की सलाह से राष्ट्रमंडल के देशों के साथ उच्चायुक्त हाई कमीशन का अधिकार दिया गया। जो 1919 का अधिनियम है, इसके द्वारा क्या किया गया, जो वाइसराय है, वाइसराय को भारत सचिव और उसकी परिषद की सलाह से, भारत सचिव और उसकी परिषद थी, उसकी सलाह से जो राष्ट्रमंडल के देश है उनके साथ हाई कमीशन मीटिंग
का अधिकार दिया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? कौन से के द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम में यह अधिकार वायसराय को प्राप्त हो गया। पहले तो यहां पर अगर भारत का सचिव और उसकी परिषद है वो क्या करे, सहमति दे, तो ही वायसराय क्या कर सकता था, किसी राष्ट्रमंडल देश के साथ उच्चायुक्त मीटिंग कर सकता था। लेकिन जो 1935 का अधिनियम हम पढ़ेंगे वहां पर यह अधिकार सीधा सीधा किसको दे दिया गया? वायसराय को दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, लेकिन उसका पति होना आवश्यक था। 1919 का जो अधिनियम है इसमें क्या कि जो मत अधिकार है, मत का प्रयोग महिलाएं भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ वही महिलाएं मत का प्रयोग कर सकती थी जिनका क्या है, पति जीवित है। दोस्तों आगे देखिए, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आंशिक रूप से लागू करने का प्रावधान। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो अब तक नहीं आई थी उसको थोड़े से रूप में यानी आंशिक रूप से लागू करने का प्रावधान भी 1919 के अधिनियम में आया। दोस्तों इसमें क्या किया गया, जिसके अंदर पढ़े लिखे लोग, संपत्तिशाली यानी जिनके पास संपत्ति है, जो जमींदार है और धनाढ्य वर्ग है, उनको जोड़ा गया, अर्थात भारतीय मतदान बढ़ा दिया गया। थोड़ा सा मतदान को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 के अधिनियम से यहां पर लाई गई। इस अधिनियम से सांप्रदायिक मताधिकार में वृद्धि की गई। जो 1909 का हमने अधिनियम पढ़ा था उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल नियुक्त किए गए थे मुस्लिमों के लिए, यहां पर क्या उसको बढ़ा दिया गया और इसको 4 वर्गों में और बांट दिया गया है। 4 वर्गों को और जोड़ दिया गया। पहले मुस्लिम हिंदू थे, अब ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय और सिख, ये 4 है जो 1919 में सांप्रदायिक मताधिकार में जोड़ दिए गए। दोस्तों आगे देखिए, इस अधिनियम से बजट पर बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव, सार्वजनिक मामलों के प्रश्नों पर लाने का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया। जो बजट पर बहस होती है उसमें भारतीय भाग ले सकते हैं, भारतीय प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो स्थगन प्रस्ताव है वो ला सकते हैं। सार्वजनिक मामलों के जो प्रश्न है वो भी भारतीय सदस्य हैं वो पूछ सकते हैं। यह भी अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को दिया गया। दोस्तों आगे देखिए, आगे हैं लोक लेखा समिति तथा वित्तीय समितियों में भारतीय लोगों को शामिल करने का प्रावधान बनाया गया। जो लोक लेखा समिति और वित्तीय समितियां, लोक लेखा और वित्तीय समितियां, इनमें भारतीय लोगों को शामिल 1919 के अधिनियम यानी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। दोस्तों इस अधिनियम की जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक शाही आयोग, रॉयल कमीशन गठित करने का प्रावधान बनाया गया। जो 1919 का अधिनियम आया भारत में, उसकी जांच के लिए एक रॉयल कमीशन, एक शाही आयोग बनाया गया जो 10 वर्ष के बाद इसकी जांच करेगा। दोस्तों देखिए यहां पे यह आयोग नवंबर 1927 में साइमन कमीशन, जो रॉयल कमीशन या एक शाही आयोग की हम बात कर रहे हैं, उसको नाम दिया गया साइमन कमीशन के नाम से गठित हुआ, जिसे सभी सदस्य अंग्रेज थे। मतलब साइमन कमीशन जो नवंबर 1927 में गठित हुआ, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी के सभी सदस्य कहां के थे, अंग्रेज थे। मित्रों यह आयोग 7 सदस्य था जो भारत में फरवरी 1928 में आया और 1930 में अपनी रिपोर्ट दी, जो आंशिक रूप से 1935 के अधिनियम में शामिल की गई। मतलब साइमन कमीशन गठित हुआ था 1927 में, 1928 में भारत आया, 1930 में अपनी रिपोर्ट दी, और जो रिपोर्ट दी ना, उस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा मिलाकर 1935 के अधिनियम में शामिल कर दिया गया। अब मित्रों 1919 का जो बहुत लंबा यह अधिनियम आया, इसकी आलोचना तो होना ही था। तो देखिए क्या क्या 1919 के अधिनियम की आलोचना हुई। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक और संतोषप्रद कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम को नवीन बंधनों की संज्ञा दी। तो यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
1919 के अधिनियम के बारे में कांग्रेस ने क्या कहा कि यह निराशाजनक और संतोषप्रद है, और सुभाष चंद्र बोस ने इसके बारे में कहा कि यह नवीन बंधनों की संज्ञा देता है। दोस्तों, यह है 1919 के अधिनियम की आलोचनाएं। अब आगे चलते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से पढ़े और यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1930, 1931, 1932 के गोलमेज सम्मेलन, 1930, 31 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए वो इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। 1927 का साइमन कमीशन जो 1928 में यहां पे आया, 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1929 की जिन्ना का चुगदा सूत्री मांग पत्र। 1929 में जिन्ना ने चुगदा सूत्री मांग पत्र दिया था, और यह क्वेश्चन आ चुका है मित्रों। जिन्ना ने चुगदा सूत्री मांग पत्र कब दिया? 1929 में। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 16 अगस्त 1932 का सांप्रदायिक प्रचार यानी कम्युनिकल अवार्ड, 1933 का लॉर्ड लिनलिथ गोस्वामी की रिपोर्ट। ये सभी के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, अब ले लें एक बार स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, यहां पे देखिए सन 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत लंबा और जटिल था। इसमें 321 तो धाराएं और 10 अनुसूचियां इसके अंदर सम्मिलित थी। इस अधिनियम में कोई नई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी, बस धाराएं और अनुसूचियां इसमें बहुत थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इसके अंदर थी। दोस्तों, अब क्या क्या नए प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किए गए उनके बारे में देख लेते हैं। तो चलते हैं प्रावधान नंबर 1 की ओर। अखिल भारतीय संघ जो हमारा यहां पे आ रहा है मित्रों, 1935 का अधिनियम, उसमें पहला प्रावधान आया कि अखिल भारतीय संघ। इस अधिनियम के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। मतलब संपूर्ण जो भी ब्रिटिश प्रांत है, जो भी देशी रियासतें हैं, उन्हीं सभी को या जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र है उन सभी को मिलाकर एक भारतीय अखिल भारतीय संघ यानी एक देश बनाया जाएगा। अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। यह था पहला प्रावधान। प्रावधान नंबर 2 था प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। उसके स्थान पर प्रांतों को स्वशासन का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। यानी 1935 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही कि प्रांतीय स्वायत्तता अथवा यानी प्रांतों में जो स्वशासन की स्थापना है वो की गई। दोस्तों, जो द्वैत शासन व्यवस्था थी उसको प्रांतों में से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, यह था प्रावधान नंबर 2। बात करते हैं प्रावधान नंबर 3 की। केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन स्थापित कर संघीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। केंद्र के अंदर क्या किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन है उसका अंत कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन है उसका अंत कर, यहां पे क्या है मित्रों, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। जो प्रांत है वहां पर तो क्या किया? द्वैत शासन का अंत किया, और केंद्र के अंदर जो द्वैत शासन है वो लागू है। और जो क्या किया गया, जो विषय थे, जो संघीय विषय थे, उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित आरक्षित विषय। दोस्तों, समझे? आगे चलते हैं प्रावधान नंबर 4 की ओर। प्रावधान नंबर 4 है संरक्षण और आरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। 1935 का अधिनियम यानी इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करना था, जिससे समाज में बहुसंख्यक वर्ग से उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहे। क्या किया गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनके संरक्षण और उनके संरक्षण के लिए उनको दे दिया गया आरक्षण, जिससे क्या हो कि उनको बहुसंख्यक जो वर्ग है उनसे क्या ना रहे, किसी प्रकार का भय न रहे। इस उद्देश्य से इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष परिस्थितियों में
चाहे केंद्र हो चाहे प्रांत हो, वहां पर उत्तरदायी शासन के अंदर हस्तक्षेप करने का व्यापक अधिकार दिया गया कि जो गवर्नर है या जो गवर्नर जनरल है, वाइसराय है, वो जहां भी या तो क्या हो केंद्र या हो प्रांत, वहां पर अगर जो शासन चल रहा है उसके अंदर कहीं पर भी किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग का अहित हो रहा है तो वो हस्तक्षेप कर सकते हैं दोस्तों। ये व्यवस्था की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रावधान नंबर 5 है ब्रिटिश संसद की संप्रभुता। अधिनियम के अनुसार भारतीय शासन के संबंध में अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद के पास थी। भारत के अंदर कुछ भी हो, लेकिन अंतिम शक्ति यानी अंतिम निर्णय कौन लेगा? ब्रिटिश संसद लेगी। संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय विधानमंडलों को अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। जो अधिनियम आया उसमें सब कुछ अगर परिवर्तन करेगा तो कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी। संघीय व्यवस्थापिका हो या प्रांतीय विधानमंडल हो, ये कुछ भी परिवर्तन वहां पर कानून में नहीं कर सकते थे। मतलब नया प्रावधान जिसके अंदर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता दिखाई दी। आगे चलिए प्रावधान नंबर 6 में। प्रावधान नंबर 6 है संघीय न्यायालय। संघ की इकाइयों के आपसी विवादों, संघ के अंदर कोई भी संघ की इकाइयां हैं उनके अंदर कोई भी विवाद हो, आपसी विवाद हो, या संघ के साथ इनमें से किसी के विवाद का निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय होगा। एक संघीय न्यायालय बनाया गया जिसमें जो संघ की इकाइयां थी अगर उनमें कोई विवाद है या संघ के साथ उन इकाइयों का कोई विवाद है तो उसका निपटारा कहां पर होगा? संघीय न्यायालय में होगा। तो प्रावधान नंबर 6 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रावधान नंबर 7 में चलते हैं। विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। 1935 का जो अधिनियम है उसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। केंद्रीय और जो प्रांतीय विधानमंडल है उनमें विस्तार किया गया है दोस्तों। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन किया गया था जो पहले हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 जो पहले हमने पढ़ी थी उसमें सदस्य संख्या में वृद्धि करके यहां पर केंद्रीय विधानसभा है उसमें सदस्य संख्या 375 और राज्य परिषद में सदस्य संख्या कितनी कर दी? 260 कर दी। पहले केंद्रीय विधानसभा में कितने थे? 145, जो अब कितने हो गए? 375। और राज्य परिषद में कितने थे? 60, जो अब कितने हो गए? 260। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किए गए। 11 कुल प्रांत थे, उनमें से 6 प्रांतों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल और शेष 5 में एक सदनात्मक विधानमंडल थे। विशेष बात यह थी कि निम्न सदन के गठन के लिए अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। जो निम्न सदन है उसके लिए तो अप्रत्यक्ष विधि से ही निर्वाचन होगा, जबकि उच्च सदन जो उच्च सदन या द्वितीय सदन है उसके लिए क्या है? प्रत्यक्ष जनता है वो वोट करेगी। यह था प्रावधान नंबर 7 जिसमें विधानमंडलों का विस्तार हुआ, मताधिकार का भी इसमें क्या किया गया? विस्तार किया गया दोस्तों। आगे चलिए प्रावधान नंबर 8 देखिए। प्रावधान नंबर 8 था शक्तियों का विभाजन। मित्रों शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया? इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियों की व्यवस्था की गई। ये 3 सूचियां कौन कौन सी थी? केंद्र और प्रांतों के जो केंद्र और प्रांत है उनके मध्य जो शक्तियों का विभाजन होना था, तो शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे जिस पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता था। प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे, यहां पर सिर्फ प्रांत ही कानून बना सकते थे। और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे, इस पर केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे। तो शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से यहां पर किया गया। प्रावधान नंबर 9 देखिए। भारत परिषद का कर दिया गया यहां पर अंत। मित्रों इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करके
भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारतीयों की मांग थी कि जो भारत परिषद है इसका अंत किया जाए, और यहां पर इसका अंत कर दिया गया। और जो भारत सचिव का पद है उसको के भारत सचिव के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जो 3 से यानी न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 उनकी संख्या हो सकती थी दोस्तों। यह था 1935 का अधिनियम। मित्रों, 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहकर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की थी। तो सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, दास्ता का अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और दास्ता का बंधन पत्र भी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। दास्ता का अधिकार पत्र आए या दास्ता का बंधन पत्र आए, दोनों के दोनों ही जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहे थे दोस्तों। तो यह था भारत के अंदर राजनीतिक विकास। जो पहली क्लास हमारी रही भारत का संवैधानिक विकास, सॉरी राजनीतिक नहीं, संवैधानिक विकास। आगे जो हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी उसके अंदर हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, मतलब संविधान सभा से हम शुरू करेंगे। संविधान सभा, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की रचना, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास जो आपको कल देखने को मिलेगी उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। बस आप कमेंट करके बता दें आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ आपको कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के अंदर, स्टोर के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। इतिहास विषय जो हमने देखा है 24 क्लासों में, उसकी सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।